अंग्रेजी व्यवस्था थी, तो शुरू में 1739 में हमारे देश में पहली बार बंगाल बंदोबस्त विनिमय एक बना, जिसमें जमींदारों और भूधारकों का के बारे में विशेष रूप से उसमें अधिकार दिया गया था, और उसमें काश्तकारों के हितों की सुरक्षा के बारे में कुछ भी नहीं था। वे सिर्फ हमारे जमींदार भूधारक के इच्छा के अनुसार हमारे काश्तकार होते थे। साथ ही यदि काश्तकार लगान की वसूली नहीं देते थे या जमींदार को यह लगता था कि यह काश्तकार लाभप्रद नहीं है, तो उसी स्थिति में उनकी संपत्ति को जब्त कर लेने का अधिकार उन्हें था, उन्हें अरेस्ट कर लेने का अधिकार था। तो जो ये सब भी उन्हें 1799 में पावरफुल अरेस्ट की भी कानून बन गया था। अगर कोई काश्तकार अगर लगान नहीं देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएगी। साथ ही ये भी था उसमें कि किसी भी वर्ष में रैयतों को बेदखल कर देने की भी शक्ति जमींदारों या भूधारक को सौंप दी गई थी। इसके लिए फिर जब समय बीता तो 1859 में लगान वसूली बंगाल अधिनियम 1859 पारित हुआ। अब पारित होने के बाद इसमें प्रावधान किया गया कि अधिभोगाधिकार ऑक्युपेंसी राइट रैयतों को दिया जाए और उचित और सामयिक लगान का निर्धारण हो। एक हमारे काश्तकार से एक समय के अनुसार उसका लगान का निर्धारण हो और उन्हें ऑक्युपेंसी राइट भी दिया जाए। इस तरह से फिर ये चलने के बाद ये प्रक्रिया फिर बाद में बेदखली का भी आया, बेदखल कर दिया जाता था। ये सब देखते हुए आपका 1885 में उसके पूर्व 1870 में बंगाल सर्वे अधिनियम आया। उसके बाद ये तैयारी हुई कि हमारी जितनी जमीन है उसका मानचित्र या अधिकार अभिलेख का निर्माण हो। तत्पश्चात फिर हमारे देश में जब आवाज उठी तो हमारे अंग्रेज जो थे यहाँ शासन करने वाले, वो सोचे कि नहीं, काश्तकार के हित के बारे में भी सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें अधिकार दिया जाए। तब 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना, जिसमें सेटल रैयत की व्यवस्था की गई। साथ ही उसमें रैयतों को भी उचित और सामयिक लगान निर्धारण करने की व्यवस्था की गई। बेदखल करने से संबंधित भी जो था उसमें सही उनके दखल में भूमि रहे, उसके बारे में भी वो व्यवस्था की गई। साथ ही कोई अगर जमीन चला जाता था नदी के अंदर में तो इसी स्थिति में लगान में छूट के लिए भी इस अधिनियम में व्यवस्था किया गया। और साथ ही एक महत्वपूर्ण था कि बिहार काश्तकारी अधिनियम में आप मानचित्र का निर्माण और नया अधिकार अभिलेख तैयार करने के बारे में भी इसमें व्यवस्था किया गया और लगान का सही परिनिर्धारण हो, ये भी बिहार काश्तकारी में व्यवस्था की गई। इस प्रकार बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 हमारे देश में लागू हुआ। आप ये जान लें कि 1772 में जब अंग्रेजों को दीवानी मिला, तब 1772 में यहाँ आपका बंगाल जो था, बंगाल के अंतर्गत पूर्व में बिहार उड़ीसा भी था, तो बिहार में 17 जिला का निर्माण किया गया और कलेक्टर आए। तो जब कलेक्टर आए तो स्वयं कलेक्टर
अपने वसूली नहीं कर सकते थे। तो उसी स्थिति में वो जो स्टेट था उसका ऑक्शन किया गया। ऑक्शन जब किया गया तो उसे अधिक से अधिक नीलामी में भाग लेकर प्रोपराइटर जो है वो ऑक्शन लिए, तो अब मालगुजारी वसूल करने के लिए। तो जो प्रोपराइटर थे वो स्वयं वसूली नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने अंडर में टेन्योर को रखे। टेन्योर भी जो थे, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर एक प्रोपराइटर अगर पटना जिला वो लिए, तो पटना जिला के अंतर्गत उस समय नालंदा भी था, पटना भी था, तो पूरे एक प्रोपराइटर नहीं हो सकते थे। तो पटना जिला और नालंदा जिला दो प्रोपराइटर हुए, तो पूरे पटना जिला में एक प्रोपराइटर वसूली नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने अंडर में कई टेन्योर रखे। जो टेन्योर थे भी वसूली नहीं कर सकते थे, तो अपने नीचे जो है अंडर टेन्योर होल्डर रखे। फिर वो भी अगर नहीं कर सकते थे तो अपने नीचे अंडर टेन्योर होल्डर रखे। तत्पश्चात वो रैयत उसके वो अंडर टेन्योर होल्डर अपने रैयत को जमीन जोतने के लिए दिए, वो जमीन जोती करते थे और लगान देने के लिए उत्तरदायित्व होते थे। तो आप ये जान लीजिए कि प्रोपराइटर, टेन्योर होल्डर और अंडर टेन्योर होल्डर वो सिर्फ लगान देने के लिए उत्तरदायित्व थे, खेती करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं थे। तो ये सभी रेवेन्यू फार्मर थे, माने प्रोपराइटर से लेकर रैयत के बीच में जितने लोग थे सिर्फ रेवेन्यू फार्मर थे, और इस प्रकार ये व्यवस्था थी। ठीक है, अब आइए कि जब यहां से शुरू होता है, तो जब बीटी एक्ट आ गया तो उसमें उसके पहले जब एक्ट आया तो उसमें पहला होता है, एक्ट में प्रथम धारा जो होती है उस एक्ट के बारे में संक्षिप्त नाम होता है उस धारा में लिखा हुआ, जिसमें था कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 कहा जाएगा। उसके बाद होती है 2 में उसका प्रारंभ था कि ये कैसे लागू किया जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है अधिसूचना जारी करके इसे लागू किया गया। तीसरा था कि स्थानीय इसका विस्तार क्या होगा, और साथ ही उसी 3 में परिभाषा था। जैसे आपके समक्ष अभी हम बताए कि स्टेट क्या था भाई, तो आप ये जान लीजिए जो बताए कि स्टेट का ही नीलामी हुई तो वो प्रोपराइटर उसको ऑक्शन को लिया। तो स्टेट था कि वह भूमि जो राजस्व प्रदायी भी हो, रेंट पेएबल भी हो, रेंट पेड किया जाए, या रेंट फ्री हो या खास बहाल, ये तीनों मिलाकर जो कलेक्टर के यहाँ जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता था या प्रिपेयर किया जाता था कलेक्टर के द्वारा, उसमें एंट्री होती थी, जिसमें एंट्री किया गया जो भूमि वो स्टेट था। वो भूमि रेंट पेड भी था, रेंट फ्री भी था, खास माल की भूमि थी। इस जो भूमि जो कलेक्टर के यहाँ रजिस्टर्ड थी उसमें जो एंट्री किया गया आप वो स्टेट हुआ। अब रहा इसी स्टेट की नीलामी की गई, कौन लिया भाई, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर का परिभाषा क्या था, वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व में कोई संपदा माने कोई स्टेट या उसका कोई भाग हो, चाहे वो न्यास के रूप में हो या उसके निजी फायदे के लिए हो। निजी फायदा माने लगान वसूली के लिए हो। ये प्रोपराइटर का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, ए पर्सन हु ओन एन एस्टेट और पार्ट ऑफ एन एस्टेट इंटरेस्ट और फॉर हिज ओन बेनिफिट, ये हुआ। स्वत्वधारी से विपरीत है वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व में कोई संपदा या उसका कोई भाग हो, चाहे वह न्यास के रूप में हो या निजी फायदे के लिए हो। निजी फायदा वो था कि उसकी लगान वसूलने के लिए था, ये प्रोपराइटर हुआ। उसके बाद उसके आपको बताया काश्तकार, आपको बोले काश्तकार जिसे टीनेंट बोलते हैं। काश्तकार क्या था भाई, तो ये काश्तकार की ये परिभाषा दी हुई है बीटी एक्ट में, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो, आप उस भूमि का लगान उस व्यक्ति को देने के लिए दायित्वधीन हो, आप कोई विशेष संविदा न होती हो, उसे व्यक्ति करता है।
तो काश्तकार क्या था कि वह व्यक्ति जो है जमीन लिए और हम उसे लगान देने के लिए हम पर जवाबदेही है, हमको वसूली करना और लगान देना है, ये एक दूसरे के व्यक्ति के नीचे, ये काश्तकार हो गया। अब भूस्वामी, जैसा बताया लैंडलॉर्ड सुने होंगे आप, तो लैंडलॉर्ड वह व्यक्ति है जिसके ठीक नीचे कोई काश्तकार भूमि धारण करता है। इसके अंतर्गत सरकार भी है। अभी क्या है, बिहार सरकार लैंडलॉर्ड है, अपने टीनेंट को जमीन दिए हुए, रैयत को, रैयत जमीन जोतता है और लगान लैंडलॉर्ड को देता है। तो जमींदार थे उस समय, लैंडलॉर्ड थे, सभी लोग वसूली करके लैंडलॉर्ड को देते थे। ठीक है, लगान कुछ भी हो जो काश्तकार द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के रूप में, अधिभोग के लिए उसके द्वारा भूस्वामी को नगद भी देता था, नगद रुपया के रूप में भी देता था, और साथ ही जिन्स के रूप में भी देता था। मैंने जो फसल होती थी उसके अनुसार भी जो उसको देता था, जो है जिन्स विधि पूर्वक भुगते या परिदेय हो, मैंने जो अनाज होती थी अनाज भी दिया जाता था। तो आपका लगान वो भी था, दोनों था कि वो रुपये के रूप में और साथ ही फसल जो था वो जिन्स के रूप में भी उसे भुगतान करता था। अब आइए, टेन्योर आपको बोले, टेन्योर शब्द का उपयोग किए थे। टेन्योर क्या था? टेन्योर से है कि भूधारक या उपधारक टेन्योर होल्डर या अंडर टेन्योर होल्डर के हित में वो टेन्योर हुआ। टेन्योर से सिर्फ इतना ही उसका अर्थ होता था, है समझ लीजिए, टेन्योर होल्डर या अंडर टेन्योर होल्डर के हित में। अब आइए, जोत है, जोत से अभिप्रेत है कि रैयत द्वारा धारित वैसा भूखंड, धारित वैसा या वैसे भूखंड जो एक पृथक काश्तकारी का विषय हो। मैंने एक अलग जो जमीन जोतता है वो था। जोत में का अर्थ ये भी आप समझ लीजिए कि स्वामित्व के साथ साथ दखल भी हो तो उसे जोत कहते हैं। स्वामित्व में भी, स्वामित्व का क्या आधार होगा, या कोई जमीन था जिसके लिए अगर उसे खरीदा हो या उत्तराधिकारी के रूप में मिला हो या बदलैन से प्राप्त हुआ हो या दान से प्राप्त किया हो और साथ साथ दखल हो, तो ये जोत में की परिभाषा में इसका भी अभिप्राय यह है। फिर एक आप एक जान लीजिए, गांव। गांव क्या है भाई? था गांव वह क्षेत्र है जो भू राज्य सर्वेक्षण में उस समय जो सर्वेक्षण हुआ, उस जो अगर सर्वेक्षण कर दिया गया तो गांव हो गया, ये आप जान लीजिए। अच्छा अच्छा, मोहम्मद एहसान जी लेट कर आप नहीं सुने, अब अच्छे से रहिए, फिर देखिए फ्लोट टूट जाएगी तो फिर हम आपको नहीं बता पाएंगे। मणिभूषण जी, हाँ देखिए आप लोग सभी लोग मुझे दिख रहे हैं और हमारे उच्च पदाधिकारी महोदय भी देख रहे हैं, तो आप लेटे रहिएगा, खाना खाते रहिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझिए गांव क्या है, उन जिलों के समान भू राजस्व सर्वेक्षण में जिनमें इस अधिनियम का प्रसार है, जो राजस्व सर्वेक्षण हुआ उसमें अधिनियम का प्रसार हो, या सुभिन्न या पृथक गांव के रूप में परिनिश्चित, सर्वेक्षित और अविलिखित हो जिसे समाहर्ता राजस्व बोर्ड की मंजूरी से समान या विशेष आदेश के द्वारा गांव क्षेत्र घोषित हो। आपकी जानकारी में होगी बहुत सी गांव जो आबादी वाली थी, जिसकी सर्वेक्षण होगी, जिसका खतियान बन गया, मानचित्र बन गया और उसका थाना नंबर भी दिया, वह वो गांव हुआ। बहुत सी गांव ऐसी है, जैसे आपका दियारा क्षेत्र में गांव है, थाना नंबर है, मगर उसकी सर्वे नहीं हुई। मगर उससे क्या हुआ भाई कि समाहर्ता के द्वारा क्या जो प्रपोजल गया, समाहर्ता के माध्यम से राजस्व बोर्ड की से मंजूरी प्राप्त होने के बाद वो गांव के रूप में घोषित है, ये गांव है, उसे भी गांव की मान्यता दी गई। तो दो है, एक गांव की परिभाषा हुआ। अब आइए जान लीजिए कृषि वर्ष, जो भी उसमें आपको मिलेगा। कृषि वर्ष में क्या था भाई, उस समय दो था, एक है राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, ये कृषि वर्ष भी होता है। एक था आपका
बंगला वर्ष के रूप में बैसाख के प्रथम दिन से वो है, क्योंकि हमारा ये अधिनियम बंगाल अधिनियम था, तो दोनों दी हुई थी। बिहार में क्या था भाई कि उस समय जो अप्रैल से भी प्रथम दिन से लिया गया और है। फिर चलिए ये हो गया। एक और उसमें परिभाषा जोड़ा गया 5(2), ये आप जान लीजिए, ये सेक्शन 5(2) है, नहीं 5(2) नहीं, 3(19) अब है सेक्शन 3 और सब सेक्शन 19 कहता है, आपका 1987 में बिहार काश्तकारी अधिनियम में उससे जोड़ा गया संशोधन कर उस, ये क्या है भाई, वह स्वयं खेती करने के अभिप्रेत से है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे ये आपको जानकारी आप ले लें और ध्यान से सुने। स्वयं खेती करने से अभिप्रेत है, स्वयं के लिए खेती करना। कोई व्यक्ति है जो स्वयं खेती करता है, उसका पहला है क स्वयं के परिश्रम से, माने अपनी मेहनत से वो खेती करता है। दूसरा, अपने परिवार जिसमें उस रैयत हो, उसका या उसकी पत्नी या उसके पुत्र, अविवाहित पुत्रियों से गठित किसी सदस्य के श्रम से ये हुआ। तीसरा है भाड़े के श्रमिक से, कोई भाड़ा रखकर मजदूर रखकर भी खेती कराता है, अथवा वस्तु के रूप में देन मजदूरी पर सेवकों के द्वारा, किंतु स्वयं या अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन, बटेदारी पर के अधीन वो खेती कराता है। ये आपका परिभाषा जो है ये उसमें जोड़ा गया। आप ये जान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, खेती यहाँ हो रही है, 4 भाई हैं, एक भाई खेती कर रहा है, 3 भाई बाहर रहते हैं, वो सबको शेयर हो गए, उन्हें सबका मिलेगा। ये आपका हो गया। फिर आप एक ये जान लीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, भूधारक और रैयत का अर्थ, ये आप ये जान लीजिए कि भूधारक कौन थे। ये आपका जो है ना बीटी एक्ट का सेक्शन 5 है, धारा 5। भूधारक क्या था भाई? भूधारक वह व्यक्ति है जिसने स्वतःधारी या अन्य भूधारक से लगान तहसीलने या भूमि पर काश्तकार स्थापित करके उस पर खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो। और इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी भी है जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो। जो भूधारक वो था, ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि भूधारक वो व्यक्ति थे जो स्वतःधारी प्रोपराइटर से वो लगान वसूलने के लिए वो जमीन लिए थे, और लगान वसूल कर वो अधिकार के साथ भूधारण करने का अधिकार अर्जित किया। इसके अंतर्गत वो अपना लगान देते थे। अगर उनका देहांत हो गया तो उनके जो उत्पन्न शरीर से जो वारिस होंगे वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। ये भूधारक की परिभाषा थी। साथ ही इसी में रैयत की परिभाषा है, धारा 5 की उपधारा 2 में। रैयत क्या था भाई? रैयत मुक्त ऐसे व्यक्ति जिसने या तो स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, आप नोट कर लीजिए, रैयत से वह व्यक्ति जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े पर रखे गए नौकरों द्वारा या भागीदारों की सहायता से खेती करने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो। ठीक है, जिन व्यक्तियों ने ऐसा अधिकार प्राप्त किया है उनके हित उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ना कि रैयत हैं, अब आप देखेंगे कि आपके पिताजी के नाम से रसीद कटती है, वो पिताजी का देहांत हो गया तो उनके बेटे को स्वतः जो है चला जाता है, तो ये रैयत की परिभाषा में है, उनका हित उसी में उत्तराधिकारी के रूप में है जुड़ा हुआ। आप जान लीजिए, आगे बताएंगे फिर आप बताएंगे कैसे उत्तराधिकारी के रूप में हो जाते हैं और दाखिल खारिज भी होती है। ये सारी व्यवस्थाएं इसी में दी हुई है। तो रैयत की परिभाषा अच्छी से आप नोट कर लीजिए कि वह व्यक्ति जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े पर रखे गए नौकरों द्वारा या भागीदारों
की सहायता से खेती के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो तथा इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी भी है जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो। अब आइए, कोई व्यक्ति तब तक रैयत नहीं समझा जाएगा, कोई व्यक्ति तब तक रैयत नहीं समझा जाएगा जब तक कि किसी स्वत्वधारी या भूधारक के सीधे अधीन भूमि धारण न करता हो। उस समय था जब जमींदारी की व्यवस्था थी, क्योंकि जमींदारों के समय में स्वत्वधारी थे और भूधारक भी थे। ठीक है, एक मिनट। एक आप इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है, आप ये जान लें कि मोहम्मडन लॉ वक्फ का जो है, देखिए रैयत में ही दिया हुआ है, इसलिए अभी आपको ये चर्चा कर रहे हैं कि जो मुस्लिम की जो होती है, आप मोहम्मदन लॉ आप सुने होंगे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, इसका भी सर्वेक्षण करना है तो रैयत से ही जुड़ा हुआ है कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जो न्यासी होते हैं, ट्रस्ट है, उसका कब्जा होता है। मगर बिहार काश्तकारी अधिनियम में जब वो आपके यहाँ खाता खुलवाने के लिए आएगा तो इस रैयत की परिभाषा में 5(3) में अधिनियम की धारा 3(2) में दी गई स्वत्वधारी जो है की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। वो स्वत्वधारी है, प्रोपराइटर है और उसके अधीन भूमि की खेती करने वाला व्यक्ति बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत वो रैयत घोषित होता है। आप ये देखिए 5(3) क्या है, कोई व्यक्ति तब तक रैयत नहीं समझा जाएगा जब तक कि किसी स्वत्वधारी या भूधारक के सीधे अधीन भूमि धारण न करता हो। तो वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, जो एक ट्रस्ट है, उसके जो उनसे लेते हैं वो खेती करते हैं और लगान वो देते हैं, तो उसी स्थिति में वो सभी हमारे रैयत हैं। जब आप सर्वेक्षण करने चलेंगे तो आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो मिलेगी उसका भी सर्वेक्षण करना है और वो रैयत हमारे होंगे, अधिकार अभिलेख में रैयत के रूप में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। ये आप जान लें, ये यहाँ आपका बीटी एक्ट में ये दी हुई है। अब आइए इसी बीटी एक्ट से आप ये जान लें कि अभी जो आप सुने होंगे दाखिल खारिज जो होती है, विक्रय पत्र होता है, उत्तराधिकारी होता है, दान होता है, बंटवारा होता है, इसी बीटी एक्ट से आया जिस समय हमारे प्रोपराइटर थे और जमींदार टेन्योर थे, तो वो परमानेंट टेन्योर जो भी थे तो उन लोगों के बीच में भी जो है वो जमीन बेचते थे या उनकी देहांत होती थी या बिल करते थे, तो उनका भी जो दाखिल खारिज होता था वो कलेक्टर के यहाँ होता थी उस जमाने में, जो हमारे बीटी एक्ट के अनुसार। तो इसी बीटी एक्ट में प्रावधान था कि जमीन कैसे विक्रय होगा, दान होगा, उत्तराधिकारी से होगा। इसी से उत्पन्न हुआ है जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज वगैरह होती है, मगर जमींदारों के समय में उनकी जमीन की दाखिल खारिज समहर्ता के अधीन होता था। उस समय सामान्य आदमी जो था क्या था, रैयत था, केवल खेती करता था जो है, तो आप ये जान लीजिए। तो इसी धारा 11 में ये प्रावधान है का स्थायी भूधृति का अंतरण और संचारण, माने जो परमानेंट टेन्योर थे उनका अंतरण। या आप जान लीजिए कि प्रत्येक जो परमानेंट टेन्योर इस अधिनियम के अधीन जो है उस मात्रा का अंतरित या बसित की जाएगी जिस रीति से जिस मात्रा तक अन्य स्थावर संपत्ति का अंतरित और वसीयत की जाती है। अगर वो चाहते थे कि हम अगर बिल कर दें और उसके बाद परवेट होने के बाद में पुनः फिर धारा 11 के अंतर्गत समहर्ता के यहाँ जो प्रोपराइट जो स्टेट होती थी, जो वहां नामांतरण होता था। आप इस साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें, ये भी जान लीजिए कि आप सुने होंगे खेवट। तो खेवट क्या था भाई, आप जान लिए, समहर्ता के समान पंजी में एक पृष्ठभूमि में जमींदार का नाम लगान दर्ज होता था। आप ये देखे होंगे स्टेट के बारे में बताया, स्टेट क्या था कि एक लैंड इंक्लूडेड अंडर द वन एंटिटी एनी जनरल रजिस्टर प्रिपेयर एंड मेंटेन बाय कलेक्टर। तो यही खेवट पंजी जो है में वो स्टेट
का एंट्री होता था, ये आप जान लीजिए। तो ये उसे जब एंट्री हुआ तो खेवट हो गया, जिसमें एक नंबर पर हुआ था खेवट नंबर 1। अगर दूसरे प्रोप्राइटर का नाम दर्ज हुआ दूसरे पेज में तो 2 नंबर, 3 नंबर खेवट, ये आप जान लीजिए। तो वो रजिस्टर था। वहीं ये धारा 11 के अंतर्गत अगर वो प्रोप्राइटर अगर किसी को बिल कर देता है तो उसी धारा के अंतर्गत वहीं उसी खेवट पंजी में नाम की सुधार होती थी, वो अंतरण होता था। तो धारा 11 के अंतर्गत परमानेंट टेन्योर का अंतरण और संचारण अंतरित करने की व्यवस्था दी गई है। अब आइए, धारा 12 क्या था कि अस्थायी भूधृति का स्वेच्छा से अंतरण। आप देखे होंगे कि किसी भी अस्थायी भूमि का बिक्री, आज जो सेल डीड बनता है क्या है, कोई अस्थायी माने उस समय जमींदार थे परमानेंट टेन्योर, आज हम लोग हैं, हम अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं, जमीन को अंतरण कर देते हैं, बिक्री कर देते हैं। साथ ही हम उसको इस निष्पादन करते हैं। तो ये व्यवस्था क्या है कि जो भी निष्पादन होगी वो रजिस्टर्ड होगी रजिस्ट्री ऑफिस से। तो उस समय भी था, उसकी रजिस्ट्री ऑफिस से जब अंतरण होगी तो क्या भाई, तो उसका फी भी दिया जाएगा, तो अभी फी की व्यवस्था की गई थी। तो इसी बीटी एक्ट की धारा 12 में परमानेंट टेन्योर को स्वेच्छा से जमीन को बिक्री करने का अधिकार था, इसी धारा के अंतर्गत। और वो जो बिक्री करेंगे वो रजिस्टर्ड सेल डीड होगी, इसी के अंतर्गत वो आया ये व्यवस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट और रजिस्ट्रेशन फीस का। और इसी के तहत बिक्री, दान, भोग बंधक अंतरण की दशा में यहाँ फी देकर ये व्यवस्था की गई धारा 12 के तहत, ये आप जान लीजिए। धारा 15 है इसी में कि परमानेंट टेन्योर का उत्तराधिकारी, अगर टेन्योर जो है अगर उनसे डेथ हो जाती है, परमानेंट टेन्योर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो वारिस है, इसी धारा 15 के अंतर्गत उत्तराधिकारी के नाम से जो न्यायागमन होगी वो वहां नामांतरण होगा। और इसमें था कि अगर कोई व्यक्ति जो है परमानेंट टेन्योर डेथ हो जाती है तो 1 वर्ष के अंदर में कलेक्टर को सूचना देगा। सूचना देकर सूचना क्या देगा भाई, विहित प्रारूप में कि भाई मेरे पिताजी के नाम से था, उनका देहांत हो गया, हम इतने भाई हैं। इस तरह से फिर उस कलेक्टर जो है उस भूस्वामी को सूचना को तामील कर कर और आवश्यक खर्च लेकर पुनः फिर वो नामांतरण कर देते थे। आज है आवश्यक खर्च लेते थे तामिला के लिए, जो सूचना देते थे उसके लिए, और उसके बाद कर देते थे। इस प्रकार ये धारा 15 में अस्थायी भूधृति का उत्तराधिकार का व्यवस्था किया गया। सब देख लीजिए, जो भी अभी दाखिल कार्य अंचल कार्यालय में हो रही है उस जमाने में जमींदारों का इसी बीटी एक्ट के तहत उस समय कलेक्टर के कार्यालय से होती थी। आज जो भी परिवर्तन होता था वो खेवट पंजी में। आप क्लियर हो गया। अब आइए, कोई भी काश्तकार था तो ये आपको पता है कि काश्तकार था तो उसकी विरासती संपत्ति पर अधिकार था। ये कोई काश्तकार मर जाता है तो उसके जो बच्चे होंगे, वारिस होंगे, स्वतः वो काश्तकार हो जाते थे। ये हमारी बीटी एक्ट में ये है व्यवस्था थी। फिर इसके बाद फिर है आपका परमानेंट सेटल, ये भी इसमें व्यवस्था की गई थी। अस्थायी रैयत, क्योंकि जो रैयत है आप सेटल रैयत जो है जी, तो धारा 20 में था कि अस्थायी रैयत, सेटल रैयत, जिसको कायमी रैयत भी बोलते हैं। तो इसमें था कि प्रत्येक रैयत जिसने इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या बाद में 12 वर्षों तक पूर्णतः या अंशतः किसी ग्राम में स्थित भूमि को लगातार रैयत के रूप में लीज पर अन्यथा धारित किया हो। ठीक है, उद्धारित किया हो और उक्त अवधि के समाप्ति के बाद उस ग्राम का अस्थायी रैयत मान लिया जाएगा। ये था। पहले आपको बताएं, आपको शुरू में कि कोई रैयत था उसको बेदखल कर दिया जाता था, वो परमानेंट सेटलमेंट किया गया। उसमें शर्त था कि एक प्लॉट में एक गांव में लगातार 12 वर्षों तक खेती करना चाहिए। अगर एक प्लॉट में खेती कर रहा है छोड़ के दूसरे प्लॉट पर चला गया तो उसकी वहां का परमानेंट रैयत नहीं माना गया।
तो उस स्थिति में ये व्यवस्था की गई बिहार काश्तकारी में, आपका परमानेंट सेटली रैयत का व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक रैयत इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले या बाद में किसी गांव में, यह अधिनियम 1885 में लागू हुआ, इसके पहले या बाद में पूर्णतः या अंशतः पट्टे या अन्यथा किसी प्रकार अगर पाता है तो लगातार 12 वर्षों की अवधि तक रैयत के रूप में धारित किया हो, उस कालावधि के बाद उस गांव में बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ये पहला इसका क्लाउज था बंदोबस्त रैयत का। दूसरा क्या था कि किसी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उस गांव में लगातार भूमि धारित किया है, भले ही वो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न भूमि धारण करता हो। उस गांव में मान लीजिए ये प्लॉट कभी जोता, फिर दूसरे साल दूसरा प्लॉट लिया किसी रैयत जमींदार से, उसको जोता, फिर तीसरा जोता, मैंने उस गांव में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न भूमि को अगर भी जोतता है तब भी उस गांव का सेटल रैयत माना जाएगा। ये बीटी एक्ट की धारा 20 में हुई। फिर तीसरा उसका है बीटी एक्ट की धारा 3 क्या है, कहता है किसी व्यक्ति के संबंध में वह उस व्यक्ति का वारिस हो और कोई भूमि रैयत के रूप में धारित किया हो तो यह समझा जाएगा कि वह उस भूमि के रैयत रूप में धारण किए हुए है। यदि उसके पिताजी है, उसका देहांत हो गया और उसके बाद स्वतः वो वारिस हो गया और उस रैयत के रूप में उसे माना जाएगा, उसको बेटे को भी उस गांव का रैयत माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके पिताजी मर गए तो उस गांव का सेटल रैयत नहीं माना जाएगा। ये व्यवस्था इसमें दिया गया। फिर 4 नंबर था उपधारा 4, धारा 20 का उपधारा 4 क्या कहता है, इसमें रैयत जोत के रूप में 2 या 2 से अधिक सहिस्सेदार धारित करते हो तो इस धारा के प्रयोजन से यह मान लिया जाएगा कि ऐसे प्रत्येक सहिस्सेदारों के द्वारा रैयत के रूप में भूमि धारित करता हो। यदि आप समझ लीजिए कि आपके पिताजी या हमारे पिताजी 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 से अधिक हिस्सेदार है उसमें हैं और गांव में एक भाई रहकर जोत आबाद करते हैं, खेती करवाते हैं और बाकी भाई बिहार से बाहर रहते हैं तो उन्हें भी दखल कब्जा माना जाएगा। सहिस्सेदारी के रूप में विधि के अनुसार एक का कब्जा सबका कब्जा, मैंने एक व्यक्ति अगर जोत आबाद कर रहा है तो सबका कब्जा माना जाएगा। तो आपका भी सर्वे के क्रम में ऐसा आएगा कि आपको देखेंगी कि कैडेस्ट्रल सर्वे में किसी 2-3 भाइयों का नाम है, संयुक्त खाता है और एक भाई ही खेती करवा रहा है और बाकी मालूम हुआ कि जब वंशावली बनेगा तो वंशावली में सबका नाम आ गया और बाकी पता चलेगा कि आपके गांव से बाहर रहता है तो उसी स्थिति में सभी हिस्सेदारों का दखल कब्जा माना जाएगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 उपधारा 4 एकदम क्लियर हो गया होगा। रैयत जोत के रूप में, रैयती जोत के रूप में 2 या 2 से अधिक भागीदारों द्वारा धारित भूमि 2 या 2 से अधिक हिस्सेदार धारित करते हो तो इस धारा के प्रयोजन से यह मान लिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति सहिस्सेदार द्वारा रैयत के रूप में भूमि धारित करता हो। सहिस्सेदार की दशा में विधि के अनुरूप एक का कब्जा सबका कब्जा, इतने बस समझ लीजिए, याद रखिएगा, एक का कब्जा सबका कब्जा। अब आइए 5, उपधारा 5 क्या कहता है भाई, बहुत सेटल रैयत का। धारा 20 का उपधारा 5, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का अस्थायी रैयत तब तक बना रहेगा जब तक वह बतौर रैयत उस ग्राम में भूमि धारित करे तथा उसके 1 वर्ष बाद धारण करे। यदि मान लीजिए कोई रैयत है वो भूमि धारण करता था और खेती करने नहीं किया उस साल और छोड़ के चला गया और फिर 1 वर्ष बाद आता है उस गांव में, तब भी उस गांव का सेटल रैयत माना जाएगा। इस सेक्शन का भी अन्य आपका मिलेगा। ये आपका इसकी बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट एक्ट 1947 जब आप पढ़ेंगे बताएंगे, चर्चा होगी। बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट एक्ट 1947 जिसमें बंदोबस्त बास्किट पर्चा दिया जाता है उस रैयतों को, और वो रैयत अगर मान लीजिए कोई जमीन छोड़कर चला गया गांव से बाहर 1 वर्ष के बाद आता भी है, 1 वर्ष के बाद तुरंत आ जाता है तो उस गांव का उसे माना जाएगा। इसमें भी व्यवस्था इस एक्ट में की गई है और इसका रिलेवेंट आपका उससे है
जो बाद में किसी क्लास में उस पर जब चर्चा होगी तो बताएंगे कि इसकी कहाँ इस धारा की उपयोग हो रही है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये जानना, समझ गए, कि कोई व्यक्ति जब तक वह किसी गांव में रैयत के रूप में भूमि धारण किए हो तब तक उसके बाद एक और वर्ष तक उस गांव का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। एक वर्ष तक वो बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो गांव छोड़ के चला गया, एक वर्ष के अंदर आ गया, तो फिर माना जाएगा। फिर है ये आप जान लीजिए धारा 20 के उपधारा 6, यदि धारा 87 में कोई रैयत दखल पुनः वापस प्राप्त कर ले, धारा 87 उसी बीटी एक्ट का धारा 87 जो है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। एक वर्ष तक दखल नहीं रहने के बावजूद भी यह मान लिया जाएगा अस्थायी रैयत के रूप में बरकरार है। इसी धारा के तहत उन्हें फिर उसमें व्यवस्था की गई धारा 87 की जब चर्चा करेंगे आगे बताएंगे आपको, उसमें दिया हुआ है कि कलेक्टर उसको सूचना देकर पुनः फिर बुलाएंगे जो है। ये धारा 87 उसकी सपोर्ट करता है, वो पास की पर्चा में भी करेगा। या कोई जमीन जो उस समय जमीन जोतता था और जोतने के क्रम में वो लगान नहीं दिया, भाग गया रैयत, तो जमींदार की जब आता था तो फिर पुनः उस गांव का सेटल रैयत माना जाता था, समझ लीजिए। तो इसलिए ये भी रैयत की सपोर्ट में ये बीटी एक्ट में व्यवस्था की गई, क्योंकि उस समय आप देखे होंगे परमानेंट जो सेटलमेंट हुई थी उसमें रैयत नहीं मानता था। चलिए 5-6 हो गया। अब है उपधारा 7, ये आप जान लीजिए बीटी एक्ट की धारा 20 की उपधारा 7। उपधारा 7 क्या है? इस अधिनियम की किसी कार्यवाही में यह सिद्ध हो जाए कि या स्वीकार कर लिया जाए कि कोई व्यक्ति रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो, तब उसके या जिस करता हो तब उसके तथा जिस भूमि स्वामी के अधीन वह भूमि धारित करता हो, जिस स्वामी के अधीन भूमि धारण करता हो, इस धारा के प्रयोजन से जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध या स्वीकार नहीं किया जाए, यह माना जाएगा कि वह बतौर किसी भूखंड या उसके भाग को 12 सालों तक लगातार धारित किया हो। जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक माना जाएगा कि लगातार उस भूमि पर 12 साल तक दखल किए रहा। ठीक है, इसी में आपको आया सेटल रैयत के साथ साथ हमारे भी जुबान से निकला कि कायमी रैयत अब है। तो बिहार प्रांत में कायमी शब्द का अर्थ नहीं है, ये कायमी का शब्द का प्रयोग किया गया। कायमी जो बंगाल, हमारा जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना था, तो वहां बंगाल में कायमी के हैसियत से नियत लगान पर उसे रैयत का बोध होता था। वो कायमी रैयत के मतलब ये होता था कि उनके साथ फिक्स रेंट, तब वो कायमी रैयत हुआ। मगर हमारे यहाँ इससे अभिप्राय है सिर्फ स्थापित रैयत से, मैंने कायमी के मीन्स सेटल रैयत। कहीं कहीं मिलेगा खतियान में लिखा हुआ कायमी, तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि धारा 20 के तहत वो सेटल रैयत है, इतना आप जान लें। अब आइए धारा 21। धारा 21 क्या है भाई? अस्थाई रैयत को ऑक्युपेंसी अधिकार होना, ऑक्युपेंसी राइट। जो सेटल रैयत था उसको ऑक्युपेंसी राइट को परिभाषित किया गया धारा 21 में, ये आप जान लें। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे प्रत्येक रैयत जो अंतिम पूर्वगामी धारा के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो, उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में तत्समय धारित के समस्त भूमि का अधिभोगाधिकार होगा, ऑक्युपेंसी होगा। आप समझ लीजिए कि पूर्वगामी धारा के तहत जो व्यक्ति किसी ग्राम का अस्थायी रैयत होगा, उसे संपूर्ण भूमि में उस ग्राम में बतौर रैयत तत्समय धारित भूमि के ऑक्युपेंसी राइट होगा, मैंने पूरा उस पर अधिकार होगा। फिर इसका उपधारा 2 है, हर व्यक्ति जिसने पूर्वगामी धारा के तहत किसी ग्राम का अस्थायी रैयत होने के नाते 2 मार्च 1883 तथा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बीच किसी भी समय किसी ग्राम में रैयत के रूप में भूमि धारित करते हैं, और जो ये अधिनियम के जो लागू हुआ, यह मान लिया जाएगा कि ऑक्युपेंसी अधिकार अर्जित किया। ठीक है,
तो इसी देखिए इसके बाद ये है, ये धारा 21 ए हुआ। फिर एक और इसके बाद महत्वपूर्ण है धारा है अभी जो आपको 21 में बताए 2 मार्च 1883, याद रखिएगा। आपको जब बकास्त भूमि की चर्चा हम करेंगे, जिरात भूमि, सीर और कामत, तो ये डेट आपका कटअप डेट आपको उस समय याद दिलाएंगे। इसको याद रखिएगा कि बकास्त भूमि क्या थी, और जिरात, सीर और कामत तीनों एक तरह की थी, जिसे खुद कास्ट भी कहा जाता था। वो आपका सेक्शन 120 में बीटी एक्ट में उसकी चर्चा की गई है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सर्वे के क्रम में आप बहुत सा बकास्त सुनेंगे, चर्चा होगा बकास भूमि, जिरात भूमि, और कहीं कहीं हमारे इस प्रदेश में, इस राज्य में सीर और कामत की भूमि जो कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में था, जिस पर धारा 120 में इस हमारा वर्णित है, बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 120 में। इस पर भी हम आपको क्लियर करेंगे। आप याद रखिएगा 2 मार्च 1883 वो क्लियर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिरात क्या भूमि थी, आज जिरात भूमि है कि नहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप आइए धारा 23, ये आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 23, ये अच्छी तरह से जान लीजिए। धारा 23 है भूमि के उपयोग के संबंध में रैयत का अधिकार के अधिकार, भूमि के उपयोग के संबंध में रैयत का अधिकार, धारा 23। धारा 23 का उपधारा 1 क्या कहता है, पूरी पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब किसी रैयत की किसी भूमि में, जब किसी रैयत की किसी भूमि में ऑक्युपेंसी का अधिकार हो, तो वह अपनी भूमि का किसी प्रकार से ऐसा उपयोग कर सकता है जिससे मूल रूप से भूमि का मूल्य का क्षतिग्रस्त न हो और रैयती प्रयोजन से वो अयोग्य न हो। वो कोई भूमि है जो उस रैयत को उपभोग करने का अधिकार है, पर ऐसा उस भूमि को नहीं कर देना कि उसका मूल क्षतिग्रस्त हो जाए और रैयती प्रयोजन से अयोग्य हो जाए। ये भूमि के उपयोग में है। आप देखेंगे कि आपको जमीन जो मिली हुई है, तो आप सुने होंगे कि अभी पूर्व में व्यवसायिक लगान की व्यवस्था आई थी, या अभी उसको हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। तो अभी आ गया है बिहार में बिहार कृषि भूमि गैर प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010, यही है, इसी के अंतर्गत आया है कि कोई है। इसकी उपधारा 1, किसी रैयत की किसी भूमि में ऑक्युपेंसी का अधिकार हो, वह अपनी भूमि का किसी प्रकार से ऐसा भूमि उपयोग कर सकता है जिससे मूल रूप से भूमि के मूल क्षतिग्रस्त न हो या रैयती के प्रयोजन से अयोग्य न हो। दूसरा है अधोलिखित उपयोग को भूमि के मूल्य को क्षतिग्रस्त करना रैयती प्रयोजन से अयोग्य होना नहीं माना जाएगा। उसमें छूट दी गई है, इस तरह से अगर रैयत उपयोग करेंगे तो उसका इस सेक्शन का वायलेंस नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। पहला क्या था, रैयत या उसका परिवार गृह या कृषि प्रयोजन से, मैंने आप उस जमीन में आप रैयत हैं तो घर बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, दातव्य औषधालय आप उसमें खोल प्रयोजन से ईंट और टाइल्स का निर्माण कर सकते हैं। ये आप छूट दी हुई है बीटी एक्ट में। ख है उसका कि रैयत उसके परिवार किसी धार्मिक या दातव्य संस्थान के पीने या अन्य गृह कार्य प्रयोजनों से जल आपूर्ति के प्रावधान के उद्देश्य से तालाब का खोद सकते हैं, कुआं का निर्माण कर सकते हैं, कुआं भी खुदवा सकते हैं। फिर ग था कि रैयत द्वारा उसके परिवार या किसी शैक्षणिक या दातव्य संस्थान गृह या कृषि प्रयोजन से भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो रैयत को भूमि के उपयोग करने के लिए इतनी छूट दी गई है। यदि आप मान लीजिए कि आपकी जमीन है जिसमें से नीचे से खोद कर आप बालू निकाल कर उसको बिक्री नहीं कर सकते हैं, आप देखेंगे कि उसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट है, उसके लिए रॉयल्टी लेती है ना भाई, आपको जानकारी है। यदि आप कृषि योग्य भूमि है, उस पर आप व्यवसाय करते हैं, उस स्थिति में छूट नहीं है।
उसी के लिए यहाँ हमारे बिहार में बिहार कृषि संप्रवर्तन अधिनियम आया। बिहार कृषि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संप्रवर्तन अधिनियम 2010 आया, जिसके तहत उस कृषि प्रयोजन के लिए आपकी भूमि है उसे आप व्यवसाय करने लगे, उस पर लगान का निर्धारण किया जाता है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा और लगान ली जाती है सलामी के रूप में। इसी सेक्शन 23 से में संशोधन कर वो एक्ट का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया, आप समझ गए। एक है इसी में आपका धारा 24, ये आप जान लीजिए। धारा 24 क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगान देने की बाध्यता है, रैयत को लगान देने की बाध्यता धारा 24 कहता है बीटी एक्ट का कि लगान देने की रैयत की बाध्यता। अधिभोगी रैयत जो जमीन को भोग करता है वो रैयत लगान उचित और सामयिक दरों पर देगा। ये बीटी एक्ट में प्रावधान किया हुआ है कि प्रत्येक रैयत जो जमीन जोतते हैं मालिक हैं वो आपके लगान देंगे, इसमें ये व्यवस्था की गई है। साथ ही फिर आगे एक है आपका धारा 25 का। धारा 25 का क्या है, बंटवारे के जरिए जोत का विभाजन और उसके आधार पर लगान का विवरण, लगान का वितरण। धारा 25 का बंटवारे के जरिए जोत का विभाजन और उसके आधार पर लगान का वितरण, आप जो बंटवारा करते हैं जमीन का, इसी धारा 25 के तहत दी गई है। समझ लीजिए, ये इसमें कहता है कि जब किसी अधिभोग जोत का बंटवारा न्यायालय के आदेश से या अन्यथा हो गया हो या अपने स्वयं पंचनामा के माध्यम से हो या न्यायालय के माध्यम से हो, तो ऐसे बंटवारा है के लिए विहित प्रपत्र में अपने भूस्वामी को सूचना देंगे और सूचना देने के बाद नोटिस देकर इसे किया जाएगा। तो उस समय क्या था भाई, संभारता करते थे, अभी वर्तमान में अंचल अधिकारी के द्वारा इस कार्य को किया जाता है। सभी लोग क्या करते हैं भाई, जब पंचनामा बंटवारा रहती है या किसी सक्षम न्यायालय से रहता है, उसके आप जब लेकर आते हैं तो उसी स्थिति में आप अंचल अधिकारी को सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद में अंचल अधिकारी क्या करते हैं, सभी पक्ष को सूचना देकर उस आपके किए गए बंटवारा के आधार पर उस जो जमाबंदी चलती है उसके अलग अलग जमाबंदी कायम कर लगान की वसूली करते हैं, आपसे लगान लेते हैं। इसी धारा 25 में ये व्यवस्था की गई थी। उस समय जमींदार थे, काश्तकार थे, वो लोग इसी धारा के तहत बंटवारा करने का प्रावधान था। अब आइए फिर बीटी एक्ट का 26 है, धारा 26, इसमें भी आप जान लीजिए धारा 26 क्या है भाई, मृत्यु के बाद अधिभोगाधिकार का न्यायगमन। अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो स्वतः उनके वारिस को उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो उस आधार पर क्या होता था कि दाखिली खारिज अंचल कार्यालय में आज होती है। उसी प्रकार जमींदारों के समय में समाहर्ता कार्यालय में ये व्यवस्था थी। समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद अधिभोगाधिकार का न्यायगमन, यदि कोई रैयत अधिभोगाधिकार के संबंध में निवर्षित मर गया, कोई वारिस नहीं है, अगर है तो उसी स्थिति में क्या था कि वो उसकी प्रतिकूल रूढ़ी की रीति से कोई उसका अगर स्थावर संपत्ति जिससे जाएगा उसके नाम से वो दाखिल खारिज किया जाता था। इसी के आधार पर आप देखेंगे स्वास्थ्य है कि बिना किसी संबंधी के छोड़े हुए कोई अगर महंत मर जाता है तो क्या होता है, उसका शिष्य को ट्रांसफर होता है, जो उसका शिष्य होता है धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से शिष्य जो घोषित होता है उसके नाम पर नामांतरण हो जाता है। 26 का है कि अधिभोग जोत या उसके भागों का अंतरण या उत्तरदान। बीटी एक्ट के 26 का अधिभोग जोत या उसके भागों का अंतरण और उत्तरदान, प्रत्येक अधिभोग जोत या उसके भाग, उसका कोई भाग उसमें अधिभोगाधिकार सहित उस रीति से उस परिमाण तक अंतरण या वसीयत योग होगा। यदि कोई व्यक्ति अगर है तो उसका अंतरण या वसीयत इस धारा के अनुसार होता है और इसमें रजिस्ट्रेशन या भूस्वामी का रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान के संबंध में अधिभोग जोत या उसके किसी भाग में बिक्री, दान, विनिमय, दान
द्वारा प्रत्येक अंतरण अजोत का किया जाता है। इसी के तहत आपका बिक्री होती है, दान होती है, विनिमय होती है, ये बनता है और इस हिसाब से उसका अंतरण होता है 26 क के अनुसार। ठीक है। साथ ही 26 क के अनुसार औद्योगिक काश्तकारी क्या होता है भाई? ट्रांसफरेबल होता है, या आप जान लीजिए। अब आइए एक महत्वपूर्ण, हम लोग पहुंच रहे हैं अब रैयत के बारे में। अब आप पढ़े होंगे दर रैयत बटाईदारी के बारे में, सिकमी मिलेगा आपको। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ये कैडेस्ट्रल सर्वे में रिविजनल सर्वे का खतियान मिलेगा, तो उसमें लिखा रहेगा सिकमी बटाई दर रैयत का नाम। तो उसी स्थिति में क्या है भाई, धारा 48 है, ये पूरी आप जानेंगी, ये बहुत उपयोगी है धारा आपका 48। दर रैयत से वसूलनीय नगद लगान की सीमा, उसमें निर्धारित किया हुआ है कि अगर कोई दर रैयत है तो उससे कितना लगान लेंगे। ये था जो रैयत जो था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, वहां प्रोपराइटर थे, प्रोपराइटर के नीचे टेन्योर थे, टेन्योर के नीचे टेन्योर होल्डर, अंडर टेन्योर होल्डर थे, फिर रैयत थे, और रैयत भी अपनी जमीन को बटाई के रूप में दूसरे को जोतने के लिए देता था, उसे दर रैयत बोला जाता था। उस दर रैयत से लगान कितना लिया जाएगा, बीटी एक्ट की धारा 48 में ये प्रावधान किया गया है। किसी दर रैयत के द्वारा नगद लगान पर धारित अविधृति का भूस्वामी जितना वह, जो वर्तमान में भी सरकार है, को स्वयं भुगतान करता हो या उसके निम्नांकित प्रतिशत से अधिक नहीं वसूलेगा, सरकार को उससे अधिक नहीं वसूलेगा। यदि दर रैयत लीज या एकरनामे पर जोतने के लिए अगर जमीन लिया है तो जो लगान है उसका 50% से अधिक लगान अपने रैयत को नहीं देगा। लीज या लीज या एकरनामा एग्रीमेंट, लीज पर अगर को लिया, जैसे आपके गांव में आपके पिताजी से जमीन को जोतने के लिया, तो उसके साथ लीज का पेपर बनना चाहिए या एग्रीमेंट पेपर बनना चाहिए। तो उसी स्थिति में जो लगान आप सरकार को देते हैं उसकी 50% ही लगान वो आपको देगा। इस फिर धारा 48 का ख है, किसी अन्य मामले में 25%। कोई अगर अन्य मामले है कोई 25% हो सकता है कि वो धनहर नहीं हो, कम उपजाऊ वाली जमीन हो, वहां 25% चलेगा। यदि किसी भूखंड यदि किसी भूस्वामी के भूखंड के किसी अंश विशेष को दर रैयत धारित करे, तब उस अंश विशेष अनुपातिक देय लगान का ही दर रैयत भुगतान करेगा। साथ ही ये भी इसमें व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी होल्डिंग में आने वाले भूखंड विभिन्न गुणवत्ता के हों, तब दर रैयत से लिया जाने वाला अनुपातिक लगान विहित विधि से प्रगणित किया होगा। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई धनहर है, कोई भीट है, या कुछ कम उपजाऊ वाली जमीन है, तो उसी स्थिति में लगान जो अभी वर्तमान में सरकार को देता है, उस समय जो अपने भूस्वामी को देता था, वो लगान जितना भुगतान करता था उसका 50%, या कम उपजाऊ जमीन है तो 25%, या उसको लगा तो जैसा रहा गुणवत्ता उस हिसाब से दर रैयत से उसको विधि के अनुरूप जो है अनुपातिक लगान लेने की व्यवस्था इस 48 में दी गई थी। समझ लीजिए कितना ये हमारा जो बीटी एक्ट आया, ये रैयत की सुरक्षा माने संरक्षण के लिए कितना था, ये रैयतों की राहत दिया जो हमारा इसके पहले नहीं था। अब आइए इसी में है धारा 48A, आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धारा 48A। ये क्या कहता है भाई, दर रैयतों से वसूलनीय उत्पादन लगान प्रोड्यूस रेंट, ये आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये लगान, अब ये जान लीजिए, दर रैयतों से वसूलनीय उत्पादन लगान, जब कोई रैयत अपने द्वारा धारित भूमि का लगान उत्पादन में विभाजन करके वस्तु के रूप में देता है। वस्तु के रूप में जब कोई रैयत अपने भूस्वामी को, मैंने अभी वर्तमान भूस्वामी कौन है भाई, सरकार है। जब कोई रैयत, वो पहले थी, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी भूस्वामी नहीं है, अपने रैयत जो है दर रैयत दे रहा था, अपने रैयत को देगा।
जब कोई रैयत अपने धारित भूमि का लगान उत्पादन में विभाजन करके वस्तु के रूप में देता है, तब भूस्वामी जिसके अधीन वह भूमि पारित करता है, तो दर रैयत ऐसी भूमि का उत्पादन का 60/20 से अधिक लगान नहीं ले सकेगा। समझ लीजिए। तो जो रैयत है, दर रैयत से क्या भाई, 60/20 से अधिक लगान नहीं लेगा। मतलब फसल का एक भाग भूस्वामी को और 2 भाग दर रैयत को। मैंने भूस्वामी ने रैयत, क्योंकि दर रैयत का भूस्वामी कौन हुआ, रैयत, और रैयत का भूस्वामी कौन हुआ, बिहार सरकार। तो यहां क्योंकि रैयत जो है अपने दर रैयत को दिया, मैंने बटाई में खेत जोतने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, वो दर रैयत हो गया। तो वो जब खेती करेगा तब एक भाग भूस्वामी को फसल देगा और 2 भाग वो रैयत, दर रैयत अपने पास रखेगा। माने 7वां हिस्सा जो है रैयत और 13वां हिस्सा जो है दर रैयत, ये है। साथ ही जो उससे जो पुआल होगा, भूसा होगा, उसमें कोई रैयत का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ फसल की उपज में वो देगा। अब आइए फिर है धारा 48C, ये भी आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्वे में आपकी जरूरत पड़ेगी। दर रैयतों द्वारा ऑक्युपेंसी अधिकारों का अर्जन, दर रैयतों द्वारा ऑक्युपेंसी अधिकारों का अर्जन, ये क्या है भाई, किसी ग्राम में दर रैयत के रूप में लीज के तहत या अन्यथा बिहार काश्तकारी अधिनियम 1938 के प्रवृत्त होने के पहले या पश्चात, संशोधन अधिनियम 1938 के लागू होने के पहले या पश्चात भूमि को पूर्णतः यह संस्था 12 सालों की अवधि तक किसी व्यक्ति ने लगातार धारित किया हो, तो ऐसे धारित उस भूमि में उक्त अवधि के समापन पर मान लिया जाएगा कि दर रैयत का ऑक्युपेंसी अधिकार हो गया, उस व्यक्ति को ऑक्युपेंसी राइट अर्जित हो गया। ये सेव करता है। यदि मान लीजिए आपको कैडेस्ट्रल खतियान मिला, सिकमी लिखा हुआ है, तो आज कैडेस्ट्रल सर्वे बना 1895 से लेकर 1925 तक, उसमें लिखा हुआ मिला, आप सर्वे करने गए और उस रैयत, दर रैयत है, सिकमी बटाईदार जोत रहा है उस भूमि को, तो 12 साल से अधिक हो गया, 100 साल हो गया। तो उसी स्थिति में उस लगातार वो जोत रहा है, तो ये 48C बिहार काश्तकारी अधिनियम का 48C उस दर रैयत को सपोर्ट करेगा, उसको मदद करेगा, उसे ऑक्युपेंसी राइट मिल गया। और उसके साथ साथ आगे की भी कंडीशन है, उसको भी जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑक्युपेंसी राइट तो मिला, मगर किस परिस्थिति में मिलेगा। आइए, इस एक एक्ट में है, किसी भूमि के बतौर दर रैयत की धारणा, दर रैयत धारण की अवधि के बावजूद किसी दर रैयत को निम्नांकित कोई भी ऑक्युपेंसी अधिकार सृजित नहीं होगा। ये एक्ट में 1970 में जो है उसको संशोधन कर डाला गया। ये आप जान लीजिए क्या कंडीशन था भाई, कि किस स्थिति में ऑक्युपेंसी राइट उसको नहीं दिया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो आप जब खतियान का निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपको जैसे बताया अभी हम, ये खतियान में दर्ज है और सिकमी बटाईदार है और आज 12 साल से अधिक हो गया, ऑक्युपेंसी राइट मिल गई, और इसके पर इस कंडीशन को बता देते हैं, तो सभी परिस्थितियों को आपके समक्ष चर्चा करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। पहला क्या था भाई, इसमें आप जान लीजिए, इस एक्ट 48C में क्या है, किस कंडीशन में उसे नहीं दिया जाएगा ऑक्युपेंसी राइट। पहला है कि यथाविहित विधि से भूस्वामी के द्वारा चयनित तथा घोषित भूमि के ऐसे क्षेत्र जो भूस्वामी की खेती से धारित भूमि के क्षेत्र के साथ निम्नांकित सीमाओं से अधिक ना हो। ठीक है, ये कहता है कि रैयत जो भूस्वामी है उसका निम्नांकित सीमा से अधिक भूमि नहीं हो, तब दर रैयत को अधिकार होगा। पहला क्या कहता है, प्रभावित सिंचाई योजना, चाहे उद्भव सिंचाई योजना या केंद्र या राज्य सरकार या किसी विधि के तहत गठित बॉडी कॉर्पोरेट के स्वामित्व में
उसके द्वारा निर्मित या संधारित, सुधारित या नियंत्रित किसी भूस्वामी के स्वामित्व में उसके द्वारा संधारित नलकूप के द्वारा सिंचित भूमि का 5 एकड़ होना चाहिए। अगर है 5 एकड़ है तब उसको ऑक्युपेंसी अधिकार उधर रैयत को नहीं दिया जाएगा और सिंचाई से जोतता है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए सिंचित भूमि है, तो अगर अन्य भूमि है तो 10 एकड़। फिर उसका दूसरा क्या कहता है, ऐसी भूमि में जो अधिनियम के द्वारा निर्धारित ऐसे भूस्वामी के सीलिंग एरिया में आए जो विधवा हो या ऐसे व्यक्ति हो जो अंधापन या कुष्ठ रोगी या पक्षघात से ग्रस्त हो या असामान्य मस्तिष्क का हो या केंद्र सरकार के थल सेना, नौसेना, वायुसेना की सेवा में उस अवधि के दौरान जब तक भूस्वामी कार्य करता हो, या भूस्वामी जो है वो विधवा है या वो अंधा है, कुष्ठ रोग है, पक्षघात रोग से ग्रसित है। निकाल लो बाबू, निकल गया प्रिंट, वो वाला निकला। ग्रस्त रहे या मानसिक रूप से असामान्य रहे या केंद्र है, या जो बताया कि केंद्र सरकार में वो थल सेना, वायुसेना या नौसेना में कार्य करता हो, तो उसी स्थिति में दर रैयत को अधिकार, ऑक्युपेंसी राइट नहीं प्राप्त होगा। ये कंडीशन हो गया। ये समझ लीजिए, ये इतनी कंडीशन जब हो गई तब उसी स्थिति में दर रैयत का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। इसी के साथ है 48D, इसको भी आप पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। 48D क्या है? दर रैयतों के द्वारा रहती अधिकार का अर्जन। ठीक है, एक है उसका पहला, कोई ऑक्युपेंसी दर रैयत विहित रिधि से इस आशय का आवेदन देकर राज्य सरकार के द्वारा विहित भुगतान के अधीन रैयत के अधिकार के अर्जन योग्य होगा, ऐसी भूमि में भूस्वामी का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर 48D में अगर हुआ तो है तो, परंतु किसी भूमि पर वह ऐसा अधिकार तब अर्जित करेगा जब राज्य में उसके द्वारा कहीं भी धारित अन्य भूमि के साथ, जो आपका बिहार लैंड रिफॉर्म, जो फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया, एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड 1961 के तहत जितना क्षेत्र वह धारित कर सकता है उससे अधिक ना हो। मैंने है जो सीलिंग के अंतर्गत जितनी भूमि धारित करना है, जो कंडीशन है 4, उसके तहत वो धारित करता अगर है तो उसे नहीं दिया जाएगा, ना हो उससे मैंने कम हो, उसमें दिया हुआ है। या अवशिष्ट क्षेत्र, यदि कोई हो जिसमें दर रैयत का अधिकार अर्जित नहीं करता है तो उस रैयत के द्वारा धारित होता रहेगा जिसके अधीन दर रैयत भूमि धारित की है। या भूस्वामी, तीसरा, जिसकी भूमि के प्रसंग में दर रैयत उपधारा 1 के तहत रैयत का अधिकार अर्जित करता हो तो इस विधि से मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। अब भुगतान लगान के 24 गुना के समतुल राशि को देगा। है तो इसी स्थिति में तो अब आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो दर रैयत सिकमी खतियान में मिला, लिखा हुआ, तो आप उससे सिकमी जो दार होगा, जो दर रैयत होगा, उससे पूछिएगा कि भाई आप अंचल अधिकारी के यहाँ 48C में आप आवेदन पत्र देकर लगान का निर्धारण कराए हैं, आप पूछिएगा। 48C वही कहता है कि 48C में उस दर रैयत को अंचल अधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र देंगे, अंचल अधिकारी के द्वारा उनका जांच किया जाएगा, जांच कराने के बाद वो लगान जो है उस पर अनुशंसा करेंगे 24 गुना लेने के लिए, रैयत को देने के लिए, और उप समाहर्ता भूमि सुधार को भेज देंगे। और वहां से जब फिक्स होकर आ जाएगा तो फिर दर रैयत से 24 गुना, लगान का 24 गुना लेकर वो रैयत को उपलब्ध करा देंगे, तब जाकर दर रैयत को ऑक्युपेंसी राइट होगा। तब वो राजस्व रसीद अगर आपको देता है, इस पूरी कार्यवाही का नकल देता है, तब दर रैयत के नाम से आपके द्वारा विशेष सर्वेक्षण में खाता खोला जाएगा, अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाएगा, खाना पूरी कर कर अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाएगा। यदि मान लीजिए कि सिकमी बटाईदार राम सिंह है, उसका देहांत हो गया, उनके बेटा है, तो उस स्थिति में उत्तराधिकारी के रूप में अगर वो अंचल कार्यालय में जाकर 48C के तहत अगर नहीं लगान निर्धारण करता है तो नया अधिकार अभिलेख जो बनेगा, वहां पुनः फिर जहां अभिव्यक्ति कॉलम में दर रैयत का नाम रहेगा,
या सिकमी खाता अगर रहेगा तो उसके वंशज के नाम से सिर्फ सिकमी खाता के रूप में नाम दर्ज करेंगे, बस ये करेंगे। ये आपका देखना ये दायित्व है, ये आपका मुख्य रूप से हुआ। यदि आपका 48 भी है, दर्रैयत को अगर बेदखली का निरोध, अगर कोई अगर भूस्वामी है उसको दिया गया है तो उसी स्थिति में उसे कोई अवैध रूप से निष्कासित नहीं कर सकता है। पर यह ध्यान रहे कि जब दर्रैयत रहेगा खतियान में, यदि मान लीजिए कि अभी रिविजन सर्वे के बाद अभी आप जा रहे हैं उसमें खतियान में नहीं है और अभी कहेगा कि हम जमीन को जोतते हैं, बटाई जोतते हैं, हमारे नाम से खाता खोल दिए, उसी स्थिति में उस दर्रैयत से आप लीज या एकरारनामा एग्रीमेंट का पेपर मांगेंगी और साथ साथ कहेंगे कि आप अंचल कर्जा ले जाइए। 48C के तहत आप आवेदन पत्र दीजिए, इन लगाकर इन कागजातों को कराकर वहां से रेंट फिक्सेशन कराकर आइएगा, तब आपके नाम से हम जब 48D के तहत आप दर्रैयत के द्वारा रैयती अधिकार आपको जब प्राप्त हो जाएगा तब आप खाता आप खोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका, ये आप समझ लीजिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेगा कैडेस्ट्रल सर्वे में भी मिलेगा और रिविजन सर्वे में मिलेगा, लिखा हुआ वही रहेगा कि दर्रैयत के रूप में रैयत का नाम रहेगा। उसी स्थिति में आप, यदि वो मर गया दर्रैयत जिसका नाम खतियान में है तो उत्तराधिकारी के रूप में विशेष सर्वेक्षण में अगर लगान का निर्धारण नहीं कराया है तो उस दर्रैयत के रूप में रिविजनल सर्वे में अगर दर्रैयत का नाम लिखा हुआ है या कैडेस्ट्रल सर्वे में तो उसका वारिस का नाम लिख देना है। यदि कहेगा आपसे कि नहीं हम मेरे नाम से खाता खोल दीजिए तो उसी स्थिति में आप उसे सुझाव दीजिएगा कि 48C के अंतर्गत अंचल अधिकारी की यहाँ एक प्रपत्र है, प्रपत्र में विशेष नहीं है, अंचल अधिकारी के नाम से होता है और जो दर्रैयत जितनी जमीन पर खेती करता है वो पहले किसका जमीन था उसका पूरा नाम रहता है, खाता के साथ रकबा के साथ एक प्रपत्र होती है, अंचल अधिकारी के आवेदन पत्र देगा, अंचल अधिकारी के द्वारा लगान निर्धारण के लिए अनुशंसा करके उपसंहर्ता को भेजते हैं और वहां से फिर वही लगान का 24 गुना लेकर उन अंचल अधिकारी वो रैयत को भुगतान कराते हैं और कराने के पश्चात उस रैयत को 48D के तहत रैयती अधिकार दिया जाता है, ऑक्यूपेंसी राइट दिया जाता है और खाता खुलता है, तब जाकर आप उस रैयती खाता खोलेंगे। ये हो गया। यदि मान लीजिए कि कैडेस्ट्रल और रिविजनल में नाम नहीं दर्ज है और अभी वर्तमान में कह रहा है कि नहीं मेरा खाता खोल दीजिए, हम बटाई जोतते हैं, तो उसी स्थिति में आप पूछिए कि भाई आपकी बटाई जोतने का क्या साक्ष्य है, साक्ष्य अनिवार्य है कि आपके पास लीज है या एकरारनामा का पेपर है कि नहीं। अगर लीज और एकरारनामा का पेपर दिखाता है तब सुझाव दीजिए कि अंचल कर्जा ले जाइए और जाकर 48C के तहत लगान निर्धारण करा कर आइए। 40D में जब वो रैयती अधिकार उसे मिल जाएगा तब फिर आप खाता खोलेंगे। यदि ऐसा भी मिलेगा कि मौखिक रूप से कहे कि हम जमीन जोतते हैं हमारा खाता खोल दीजिए, कदापि नहीं खोलेंगे, क्योंकि उसके पास न लीज है न एकरारनामा है। सिर्फ जमीन जोतने से किसी का बटाई का अधिकार, दर्रैयत का अधिकार कभी कभी भी नहीं मिलता है। आप ये आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया। अब आइए एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 52A। ये भी जान लीजिए, ये भी आपकी जरूरत की चीजें हैं। इसमें क्या है 52A, बाढ़ के कारण लगान में उपशमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मिलेगा आपको सर्वेक्षण के क्रम में। बाढ़ के कारण लगान में उपशमन और पुराने स्थल पर जलमग्न भूमि के निकल आने पर उसमें पुनः प्रवेश, ये आपका BT एक्ट की सेक्शन 52A कहता है। आपको जब अभी आपको जानकारी होगी कि रैयती जमीन थी, नदी का मार्ग बदलने से या बाढ़ आने से वो उस सीजन में वो पूरी चला गया, नदी के अंदर में डूब गया, तो उसी स्थिति में अंचल अधिकारी के यहाँ वो लगान से उपशमन मिलेगा, माने रेंट में अवेंटमेंट होगा, छूट मिलेगी, तो उसकी प्रक्रिया अलग है। हमारे यहाँ जब हम सर्वे के क्रम में उसका क्या हम देखेंगे, यदि मान लीजिए कि नदी के मार्ग बदलने में रैयती भूमि नदी के अंदर चला गया तो उसी स्थिति में अब क्या होगा, जब नदी के अंदर में चला जाता है वो रैयती जमीन तो क्या हो जाता है, सार्वजनिक नौगम्य नदी का पेट सरकार की संपत्ति उद्धारित किया जाता है, वो क्या हो जाएगी, सरकारी भूमि हो जाएगी। वहां खतियान जब बनेगा तो नदी बिहार सरकार हो जाएगा है, और अनावाद सर्वसाधारण और
भूमि का किस में हो जाएगा, नदी, क्योंकि वो सार्वजनिक नौगम में हो गया, नदी का पेट हो गया, तो उसी स्थिति में वो प्राइवेट व्यक्ति का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ 52A कहता है कि अगर नदी रहती जमीन नदी के अंदर चला गया तो ये होगा, पर जब नदी की फिर मार्ग बदलने से अगर नदी से बाहर जमीन निकल जाता है तो रहती भूमि के रूप में वो रहेगा, किसी भी स्थिति में दूसरे के कब्जे में नहीं जाएगा, उसे बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। ये 52 यही कहता है। तो इस स्थिति में जब आप देखेंगी कि कैडेस्ट्रल सर्वे में रैयत का था और रिवीजन सर्वे जब हो रहा था तो नदी के अंदर में चला गया, तो बिहार सरकार हो गया, तब व्यक्ति में पूर्व रैयत का नाम लिखा हुआ होगा, उसका रकबा लिखा होगा, पुराना लिखा हुआ होगा। पुनः फिर आप जब सर्वे करने जा रही हैं तो उसी स्थिति में पुनः फिर नदी का मार्ग बदल गया, नदी से रहती भूमि जमीन बाहर निकल गई, तो इसी स्थिति में उस रहती भूमि का आप रहती ही खाता खोलेंगे, वो बिहार सरकार खाता नहीं खुलेगा। ये सेक्शन यहाँ पर उसकी मदद करता है। चलिए अब और हाँ, इसी 52 का ख भी है, एक है क भी है, तो काश्तकार का बेकब्जा रहने की कालावधि के लिए जोत का लगान देने का दायी नहीं होगा। तो ही नदी के अंदर में चला गया तो 52 के ख के अंदर में वो जो रैयत है वो सरकार को जो है उस समय काश्तकार जो था भूस्वामी था उसे लगान देने के लिए जवाबदेह नहीं था। आपका 1:25 हो गया ना। चलिए अब समय समाप्त हो गई है, फिर नेक्स्ट जो क्लास है उसमें फिर इसी विषय पर हम आपसे मिलेंगे, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 पर। तो रेस्ट जो सेक्शन है जो उपयोगी है, आपको जैसा भी बताया कि बकास सीर कामत भूमि जो धारा 120 के तहत है उस पर भी चर्चा करेंगे। आप डेट याद रखिएगा 3 मार्च 1883, इसी पर जिरात भूमि के बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। साथ ही जो हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे का जो प्रावधान था इसी बीटी एक्ट के अध्याय 10 में था, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी के तहत बीटी एक्ट के अनुसार हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, रीजनल सर्वे हुआ। साथ ही क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे से पहले भी जो है ये हमारा बीटी एक्ट से पहले भी बंगाल सर्वे एक्ट 1870 आ गया था, उस समय भी अधिकार अभिलेख और मानचित्र की तैयारी शुरू हो गई थी। आप देखेंगे कि बहुत सी जिलों में शुरुआती दौर थी, 1885 में भी सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे हो चुका था, तो वो बंगाल सर्वे एक्ट के ही तहत